नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी ऑफिशियल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि आपके एसएससी, रेलवे, रीट, पटवार, राजस्थान एसआई, इसके अलावा और भी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आपके स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत को हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और आई होप कि यहाँ से किसी भी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। कई दिनों से हमारा वीडियो नहीं आया है क्योंकि मेरा रेलवे का एग्ज़ाम था, तो उस शेड्यूल के कारण मैं थोड़ा बिजी था और ये हमारा इस सेशन में अब पहला वीडियो है। दोस्तों, यहाँ पर हम पूरा डिटेल में जो इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट है इसको डिटेल में क्लियर करेंगे। उसके अलावा आने वाले समय पर हमारे मैथ्स के और साइंस के भी वीडियो आने वाले हैं। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़ जाइए। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और सिस्टेमेटिक कंटेंट मिलेगा जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और हम वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर कि आपको वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको वीडियो की PDF मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दिल्ली सल्तनत है और दिल्ली सल्तनत के बारे में मैं मेन पॉइंट पर जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट जो बिंदु है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, कैसे दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ, कहाँ से ये लोग आए, ठीक है, इन सब के बारे में थोड़ा सा बेसिक आपको बताने जा रहा हूँ। आप अपने साथ पेन और कॉपी रखिए, जो मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ उसको आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मोहम्मद गोरी का नाम आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना हो तो मैं आपको बता दूँ कि जो मोहम्मद गोरी था ये एक तुर्क राज्य का शासक था, ठीक है, जिसका जो पूरा नाम था वो था शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। फिर रिपीट कर रहा हूँ, शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। एक्चुअल में जो मोहम्मद गोरी था दोस्तों, इसने भारत पर पहला आक्रमण किया था मुल्तान पर, जो कि किया गया था 1175 में। कब किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 1175 में। 1175 में इसने पहला आक्रमण किया, और कहाँ पर किया ये? तो ये किया मुल्तान में, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो ये है कि इसके बाद इसने दोबारा आक्रमण किया 1978 में, ये किया था सर 1178 में, और ये किया गया था कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ किया गया? गुजरात पर किया गया। और गुजरात में जो उस समय शासक था उसका नाम था दोस्तों भीम सेकंड। क्या नाम था उसका? नाम भीम सेकंड था। और भीम सेकंड जो है, इसने अपनी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू के निकट मोहम्मद गोरी को बुरी तरह परास्त कर दिया। इससे क्या होता है दोस्तों कि ये मोहम्मद गोरी की बहुत पहली बड़ी पराजय होती है और मोहम्मद गोरी वापस से तुर्की चला जाता है। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद गोरी वापस 1179 में आता है और यहाँ पर ये पेशावर को जीत लेता है। ठीक है दोस्तों, किसको जीत लेता है? पेशावर को। पेशावर को जीतने के बाद गोरी वापस चला जाता है। ठीक है, और फिर ये वापस 1985 में आक्रमण करता है। कहाँ पर? पाकिस्तान में सियालकोट पर। ठीक है, तो 1185 में ये दोबारा आक्रमण करता है। ठीक है, सियालकोट एक जगह है जहाँ पर ये उसको जीत लेता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ तक मैंने कुछ बेसिक बताया। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट घटना घटती है। दो डेट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपको। एक तो डेट है 1191 और दूसरी है 1192। ठीक है दोस्तों, ये दो डेट है जिनका बहुत ही बड़ा रोल है भारत में दिल्ली सल्तनत को स्थापित करने में। देखिए दोस्तों, 1191 में बठिंडा के पास में एक जगह है जिसका नाम है तराइन। कौन सी दोस्तों? तराइन। तो इस तराइन में दो युद्ध होते हैं। एक तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है, ठीक है, कब हुआ? 1191 में। और दूसरा होता है आपका तराइन का सेकेंड वॉर। ठीक है, कौन सा होता है? सेकेंड वॉर। दोस्तों, ये जो दोनों युद्ध है ये लड़े जाते हैं मोहम्मद गोरी और, देखिए किसके बीच में लड़े जाते हैं? तो ये मोहम्मद गोरी, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पर सेकंड जो है जिससे युद्ध होता है वो कौन है? आपका पृथ्वीराज चौहान। ठीक है ना, तो पृथ्वीराज चौहान होता है ये। और ये कहाँ का शासक होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका अजमेर का
शासक होता है पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, इन दोनों के बीच में 2 युद्ध होते हैं आपके 1191 और 1192 में, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। दोस्तों इन युद्धों में क्या होता है कि मोहम्मद गोरी पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है। ठीक है, याद रखना है 1191 का जो प्रथम युद्ध होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को हरा देता है। इसके अगले ही साल यानी कि 1192 में मोहम्मद गोरी दोबारा आक्रमण करता है पृथ्वीराज चौहान पर। अब जो पृथ्वीराज चौहान था ये थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस हो जाता है यहाँ पर, और वो ये सोचता है कि पहले हम जीत चुके हैं तो अब डरना कैसा। तो मोहम्मद गोरी मौका देखकर सुबह के समय यहाँ का पर पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है, जिससे कि पृथ्वीराज चौहान को संभलने का टाइम नहीं मिल पाता और अपने कुशल नेतृत्व के दम पर मोहम्मद गोरी ये युद्ध जीत जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान भागने का प्रयास करता है किंतु पकड़ा जाता है और इसको कैद कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा बेसिक ये था। उसके बाद क्या होता है कि 1193 में जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी बन जाती है। ठीक है ना, पॉइंट टू बी नोटेड कि 1193 में आपकी दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी बन जाती है। ठीक है, किसकी? तो एक गोरी का जो साम्राज्य था उसकी राजधानी दिल्ली बन जाती है। उसके बाद एक युद्ध और होता है दोस्तों 1194 में, और ये युद्ध होता है चंदावर का युद्ध। कौन सा होता है? चंदावर का युद्ध होता है ये। और किसके बीच में होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका जयचंद। ठीक है, जयचंद, ये वही जयचंद है दोस्तों जिसकी बेटी की शादी किससे हुई थी? पृथ्वीराज चौहान से, और जिसका नाम था संयोगिता। ठीक है, और मोहम्मद गोरी के बीच में चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, और इस युद्ध में जो जयचंद है इसको मोहम्मद गोरी हरा देता है बुरी तरह। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट आते हैं उसमें 1195 में जो मोहम्मद गोरी है वो पुनः भारत आता है और बयाना और ग्वालियर को जीत लेता है। उसके बाद फिर 1196 में इंपॉर्टेंट घटना घटित होती है दोस्तों 1196 में कि अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला थी आपकी, अजमेर में जो आपकी संस्कृत पाठशाला थी उस पाठशाला को तुड़वा कर वहाँ पर एक 2.5 दिन का नामक झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाता है। और इसका जो निर्माण कार्य है दोस्तों ये चलता है कब तक? 1200 ईडी तक। ठीक है ना, 1200 ईस्वी तक चलता है। और यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि जो अजमेर है वहाँ पर संस्कृत पाठशाला के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद बनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 1205 में जो मोहम्मद गोरी है वो वापस भारत आता है। ठीक है, और यहाँ पर ये झेलम और चेनाब नदियों के बीच में एक खोखर नाम की जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो ये पाई जाती है खोखर नाम की एक जनजाति पाई जाती है। इससे इसका क्या होता है? युद्ध होता है खोखर नाम की जनजाति से। ठीक है, फिर क्या होता है कि 15 मार्च, ये डेट याद रखनी दोस्तों, 15 मार्च 1206 को जो मोहम्मद गोरी है वो दमयक नामक स्थान पर शाम की नमाज पढ़ता है। कौन सा स्थान है? दमयक। ठीक है ना, दमयक, ये दमयक नामक स्थान है, यहाँ पर शाम की नमाज पढ़ता है। तो यहाँ पर खोखर जाति के कुछ युवा, आपको बताया कि इससे पहले खोखर जाति से उनका क्या हो चुका था? सामना हो चुका था। तो खोखर जाति के एक युवा ने नमाज पढ़ते टाइम, मोहम्मद गोरी नमाज पढ़ रहा था तो नमाज पढ़ते समय मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी जाती है। और दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है और इसके शव को कहाँ पर दफनाया जाता है? तो ये दफनाया जाता है गजनी में। कहाँ पे दफनाया जाता है? गजनी में। ठीक है दोस्तों, तो 15 मार्च 1206 को जैसे ही मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो मोहम्मद गोरी का जो साम्राज्य है ये इसका सेनापति होता है मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक, वो इसकी जिम्मेदारी इसको दी जाती है। किसको दी जाती है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक को जिम्मेदारी दी जाती है। इस तरह से शुरू होती है आपकी दिल्ली सल्तनत। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप डिस्कशन में कमेंट करिए, मैं उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। और दिल्ली सल्तनत की जो प्रथम डायनेस्टी थी दोस्तों वो थी आपकी गुलाम डायनेस्टी। गुलाम डायनेस्टी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा मैं ओवरव्यू बता देता हूँ आपको कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
तो दोस्तों सबसे पहले तो हम गुलाम डायनेस्टी पढ़ेंगे, जिसका जो समय काल रहा है ये रहा है 1206 से 1290 के बीच में। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जिसका समय काल रहा है 1206 से 1210 तक। दूसरा पढ़ेंगे हम शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में, जो कि 1211 से 1230 तक, एक्चुअल में ये 1236 तक रहा था दोस्तों, ठीक है ना, इल्तुतमिश। उसके बाद रजिया बेगम, ये 36 से 40 तक शासक रही है। आगे हम पढ़ेंगे नसरुद्दीन मोहम्मद के बारे में, जो कि 1246 से 1266 तक दिल्ली सल्तनत का शासक रहा। इसके बाद पढ़ेंगे हम घियास उद्दीन बलबन के बारे में, जो कि 1266 से 1287 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। और गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों ये था कैकुबाद, इसका शासन था 1287 से 1290 तक। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगली जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है वो है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का समय काल 1290 से 1320 तक रहा। जो महत्वपूर्ण शासक थे उनमें जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। उसके बाद शिबा-उद-दीन उमर 1316 तक, मुबारक खिलजी 1316 से 1320 तक। आगे है आपका तुगलक, समय काल है इसका 1320 से 1412 तक। इसमें हम पढ़ेंगे गियासुद्दीन तुगलक के बारे में, जो कि संस्थापक है तुगलक वंश का 1320 से 1325 तक। आगे जो इम्पोर्टेंट है उनमें मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है। इनका समय काल रहा है 1325 से 1351, 1351 से 1388। और उसके बाद है तुगलक शाह 1388 से 1398। आगे के जो समय है दोस्तों, इनमें क्या होता है कि अगले 14 वर्षों के दौरान 3 सुल्तान सिंहासन पर चढ़ते हैं। इसके बाद नसरुद्दीन महमूद ने इस वंश के अंतिम सुल्तान का अनुसरण किया, तो यहाँ पर अंतिम सुल्तान रहेगा नसरुद्दीन मोहम्मद। आगे जो पढ़ेंगे हम शेर डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसका समय काल है 1414 से 1450 तक। इसमें खिज्र खान जो कि संस्थापक है 14 से 21 तक, मोहम्मद शाह है 1421 से 1434 तक। अगला है आपका मोहम्मद शाह, ये 1434 से 1445, सॉरी ये दोस्तों मुबारक शाह है, ठीक है ना। अगला है आपका अलाउद्दीन आलम शाह, जो 45 से 50 तक शेर डायनेस्टी का शासक रहा। ठीक है दोस्तों, अंतिम जो डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की वो है आपकी लोधी डायनेस्टी। और दोस्तों ये एक अफगान डायनेस्टी है, ठीक है, जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला है बहलोल लोधी, जो कि संस्थापक के 51 से 89 तक। अगला सिकंदर लोधी है, ठीक है, जो कि 1489 से 1517 तक शासन किया। और अंतिम जो शासक है दिल्ली सल्तनत का और लोधी डायनेस्टी का वो है इब्राहिम लोधी, जिसने 1517 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था इसके बारे में। अब हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी तैयार होंगे। हाँ तो दोस्तों, हमारा दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम वंश है वो है गुलाम वंश। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम डिटेल में हर चीज़ को बारीकी से समझेंगे। और मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। और यहाँ से जहाँ तक मुझे पता है एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है, किसी भी आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश की अगर बात करते हैं तो इसका जो संस्थापक था दोस्तों ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था इसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों गुलाम राजवंश को इल्बारी राजवंश या मामलुक वंश भी कहा जाता है। इल्बारी मतलब क्या होता है दोस्तों? तो ये एक तुर्की जाति होती है। इल्बारी क्या होता है? तुर्की जाति, इसलिए इसको इल्बारी या मामलुक वंश भी कहा जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। ठीक है, उसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी दोस्तों लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी कौन सी थी? लाहौर। इन्होंने अपनी भव्यता के लिए लाख बख्श या लाखों का दाता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत दयालु थे दोस्तों और ये लोगों को लाखों का दान करते थे, इसलिए इनको बोला गया है लाख बख्श। आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक है जिसको लाख बख्श बोला जाता है, तो दोस्तों वो बोला जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हसन निजाम थे ये ऐबक के दरबार में एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। आपने नाम सुना होगा हसन निजाम, तो याद रखना है आपको। हसन निजाम जो थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे।
ठीक है दोस्तों, अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में दिल्ली में सूफी संत, कौन, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये नाम याद रखना है दोस्तों आपको, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं की याद में कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने शुरू किया था। याद रखना है आपको कि जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण किसकी याद में शुरू किया गया, तो एक सूफी संत हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी याद में इस कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया गया। दोस्तों इसका निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, क्योंकि इसका जब बेस तैयार हो रहा था तो उसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में पोलो खेलते समय गोले से गिरने के कारण क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक इसका पूरा निर्माण नहीं करवा पाता। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद आराम शाह सिंहासन पर बैठता है। याद रखना है कौन बैठता है, आराम शाह, लेकिन इसे इल्तुतमिश ने हटा दिया। इल्तुतमिश इसको हटा देता है और खुद को सुल्तान का ताज पहनाता है। ठीक है, मतलब इल्तुतमिश ने आराम शाह को हटाकर खुद को सुल्तान का ताज पहना लिया। दोस्तों इल्तुतमिश चेंगिज खान की अवधि के दौरान मंगोलियाई विजेता ने भारत को 1221 पर हमला किया। जो मंगोल का जो शासक होता है चेंगिज खान, क्या नाम होता है इसका, चेंगिज खान, ये भारत पर आक्रमण करता है। तो जो इल्तुतमिश है भारत को इस मंगोलियाई आक्रमण से बचाता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि इल्तुतमिश के समय जो चेंगिज खान है कहाँ का, मंगोलिया का शासक, वो भारत पर आक्रमण करता है और इससे किसके द्वारा बचाया जाता है भारत को, किसके द्वारा, तो इल्तुतमिश के द्वारा। दोस्तों इल्तुतमिश जो है ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक होता है। दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक होता है जो कि सुल्तान का टाइटल लेता है। किसका टाइटल लेता है दोस्तों, सुल्तान का। ठीक है, मतलब सुल्तान की उपाधि धारण करता है और ये उपाधि दी जाती है इसको 1229 में। किसके द्वारा दी जाती है, तो ये दी जाती है बगदाद के खलीफा के द्वारा। याद रखना है आपको, बगदाद के खलीफा के द्वारा इसको सुल्तान की उपाधि दी जाती है। ठीक है ना, बगदाद के खलीफा के द्वारा। कब दी जाती है, तो 1229 में। याद रखना है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश। यहाँ तक समझ में आया होगा आपके। आगे बात करते हैं हम इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, ये आपके इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई और उसके 4 साल बाद ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो वास्तव में जो संस्थापक माना जाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश क्योंकि वह बगदाद के खलीफा को मान्यता देने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। मैंने अभी आपको बताया कि बगदाद के खलीफा ने इसको सुल्तान की उपाधि दी थी, तो ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने बगदाद के खलीफा को मान्यता दी। अगला है, इल्तुतमिश भी दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो गुलाम वंश की राजधानी थी वो कौन सी थी, लाहौर। तो इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने राजधानी को लाहौर से कहाँ पर लेकर आया, ये दिल्ली। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था या कौन सा सुल्तान था जिसने सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाया, तो वो था आपका इल्तुतमिश। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला पॉइंट है हमारा, इल्तुतमिश द्वारा सिक्के पेश किए गए। जैसे सिल्वर का जो सिक्का था इसको बोला गया थंका, क्या बोला गया, थंका। और कॉपर के को बोला गया जीतल, कॉपर के सिक्के को क्या बोला गया, जीतल। ठीक है, तो सल्तनत के ये 2 मूल सिक्के थे, थंका और जीतल। आगे है, उन्होंने प्रशासन में उनकी मदद करने के लिए चालीसा या प्रसिद्ध तुर्की चालीसा का आयोजन किया। तो दोस्तों चालीसा क्या था, तो एक तुल में एक ग्रुप था जिसको बोला गया था तुर्कान ए चहलगानी। क्या बोला गया, तुर्कान ए चहलगानी। तो ये 40 तुर्की अमीरों का एक ग्रुप था, 40 तुर्की अमीरों का एक ग्रुप था जो कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता था। ठीक है ना, भूमिका निभाता था। ठीक है, मतलब विभिन्न मुद्दों पर ये सुल्तान को अपनी राय देता था, एडवाइस देता था। कौन, तुर्कान ए चहलगामी। याद रखना है आपको। इल्तुतमिश कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाता है। इल्तुतमिश द्वारा सल्तनत पर इक्ता प्रणाली की राजस्व प्रणाली शुरू की जाती है। तो दोस्तों इक्ता का मतलब क्या होता है, ज़मीन का देना। ठीक है ना, तो याद रखना आपको, जो इक्ता प्रणाली है, राजस्व प्रणाली, ये किसने शुरू की, तो ये शुरू की थी दोस्तों इल्तुतमिश ने। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्ता प्रणाली किसने शुरू की थी। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और कि जो ये इल्तुतमिश था ये
कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था, याद रखना है। और ये कौन था, एक इलबरी तुर्क था, ठीक है। वह अपने बेटे रुकुद्दीन फिरोज, क्या नाम है इसके बेटे का नाम, रुकुद्दीन फिरोज शाह द्वारा सफल हो गया था, ठीक है, लेकिन उसे बाद में मार दिया और सुल्तान रजिया इल्तुतमिश की जो बेटी है वो क्या बन जाती है, शासक बन जाती है। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ही 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, उसके बाद इसका बेटा होता है रुकुद्दीन फिरोज शाह, जो कि वो शासक बनता है, किंतु कुछ समय बाद ही उसको मार दिया गया, ठीक है, किसके द्वारा, तुर्की अमीरों के द्वारा। और उस इल्तुतमिश की जो बेटी है रजिया सुल्तान, वो दिल्ली सल्तनत की अगली शासिका बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रजिया बेगम के बारे में। तो रजिया बेगम के बारे में दोस्तों आपको सबसे पहली चीज़ जो याद रखनी है कि जो रजिया बेगम है ये दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका थी, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी, तो ये थी आपकी रजिया बेगम, ठीक है दोस्तों। देखिए, इल्तुतमिश के बाद सुल्तान रजिया इल्तुतमिश की बेटी बन गई, इल्तुतमिश की बेटी थी वो सुल्तान बन गई। आगे दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली वो पहली महिला थी। आगे है आपका, लेकिन रईसों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब आपको पता होगा कि जो सल्तनत दरबार था इसमें अमीर रहते थे, कौन रहते थे, तुर्की अमीर। उनको रजिया सुल्तान पसंद नहीं आई, मतलब उनको ऐसा लगा कि एक महिला अपने ऊपर क्या कर रही है, शासन कर रही है, तो उन्होंने इसका विरोध किया। उसके भाई मोइनुद्दीन बहराम शाह को सिंहासन पर बैठा दिया, किन्होंने, इन अमीरों ने, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत के जो अमीर थे इन्होंने इसको सिंहासन पर बिठा दिया। इसके बीच रजिया ने भटिंडा के गवर्नर निग्रो अल्तुनिया से शादी कर ली। सिंहासन पर कब्जा करने के लिए वे दोनों दिल्ली की ओर चले। बहराम ने उन्हें पकड़ने के लिए अपनी सेना भेजी। कैथल और रजिया के पास लड़ी गई दो पार्टियों की सेनाओं में 14 अक्टूबर 1540 को यहाँ पर अल्तुनिया और रजिया बेगम की हत्या कर दी जाती है। याद रखना है आपको कि ये अल्तुनिया से शादी कर लेती है, किस लिए, अमीरों से बदला लेने के लिए, किंतु 14 अक्टूबर 1240 को कैथल के पास इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। और इस तरह जो दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका होती है रजिया बेगम, वो उसका शासन समाप्त हो जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट रूलर है वो है नसीरुद्दीन मोहम्मद। दोस्तों नसीरुद्दीन मोहम्मद का जो समय काल है वो 1246 से 1266 है, किंतु इससे पहले भी जैसे नसीरुद्दीन महमूद या नसीरुद्दीन फिरोज शाह, ये 1246 से 1266 है, ये गुलाम वंश का 8वां सुल्तान होता है, ठीक है। इससे पहले भी दो शासक होते हैं, एक होता है महमूद शाह, ठीक है, और एक होता है बहराम शाह। वो शासक बनते हैं लेकिन वो शासन को नहीं चला पाते, इसलिए इसको बनाया जाता है नसीरुद्दीन मोहम्मद को, ठीक है दोस्तों। आगे है आपका नसीरुद्दीन मोहम्मद के बारे में एक बात बड़ी फेमस है कि ये दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था जो कि टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था, ठीक है। आगे है शमसुद्दीन जो इल्तुतमिश है उसके पोते थे और 46 में महमूद शाह के विवाद के बाद 12 या 18 साल की उम्र में दिल्ली की सल्तनत पर चढ़ जाते हैं। अलाउद्दीन मसूद को तब सफल किया जब प्रमुखों ने मसूद की जगह ले ली, जब उन्हें लगा कि वह अत्याचारी व्यवहार करने लगा है। बात समझ में आई ना, मतलब इनका शासन में रोल नहीं था, रोल किनका था, जो तुर्की नोबल थे या जो तुर्की अमीर थे उन वो शासन करते थे। तो उनको जब ऐसे लगा कि ये शासन में अपना व्यवहार आचरण इसका सही नहीं है, मतलब उन तुर्की अमीरों के अनुसार नहीं है, तो वो इसको हटा देते हैं और गयासुद्दीन बलबन को नया शासक बनाया जाता है, नया सुल्तान बनाया जाता है। गयासुद्दीन बलबन के बारे में दोस्तों देखिए कि गयासुद्दीन जो बलबन था एक गुलाम का पानी का कैदी, शिकारी, कुलीन, राजनेता 1266 में दिल्ली का सुल्तान बनता है और इसका शासन होता है दोस्तों 1286 तक। याद रखना है 1286 तक इसका शासन होता है, ठीक है। बलबन को द्वितीय इलबरी राजवंश का संस्थापक माना जाता है, मतलब ये भी एक इलबरी तुर्क था और गुलाम था। कौन था ये? गुलाम। याद रखना है आपको, ठीक है ना। बलबन कौन था? तो ये एक गुलाम था।
बलवन स्वयं को ईश्वर की छाया या पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिरूप, जिसको बोलते हैं जिल्ले इलाही। क्या बोलते हैं? जिल्ले इलाही। मतलब ये धरती पर भगवान का प्रतिनिधि था, ऐसा ये मानता था और जनता को इसने बोला। अपने निरंकुश शासन के कारण बलबन को विशिष्ट प्राच्य निरंकुश माना जाता है। इल्तुतमिश द्वारा जो चालीसा या तुर्कान चहलगामी का गठन किया गया था उसको बलबन के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। अब दोस्तों इसने कुछ क्या किया कि उसकी नीतियाँ कैसी थी? बेरम, मतलब इसकी जो नीति है उसको बोला जाता है आयरन और ब्लड, मतलब लौह और रक्त की नीति। ध्यान रखना है, लौह और रक्त की नीति किसने शुरू की? तो ये शुरू की गई किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। दूसरा इंपॉर्टेंट काम किया है इसने कि पारसी में एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है नवरोज़ का फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल? नवरोज़ फेस्टिवल। तो आपसे पूछा जाए कि नवरोज़ त्यौहार की शुरुआत किसने की? तो ये किसकी थी? बलबन ने। ठीक है दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट है कि बलबन ने एक प्रथा शुरू की। उस प्रथा में क्या था कि जो जनता होती थी वो राजा के पैरों को चूमती थी, ठीक है, जिसको बोला जाता था सिजदा। क्या बोला जाता? सिजदा। ठीक है ना, याद रखना, सिजदा और पेबोस। सिजदा और पेबोस इसको बोला जाता था, जिसमें झुककर सुल्तान के चरणों को चूमा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट बातें थी किसके बारे में? बलबन के बारे में। इसका अंतिम शासक जो है वो है आपका केकुबाद। कौन है? केकुबाद। दोस्तों 1286 में बलबन की मृत्यु के बाद केकुबाद 87 से 90 शासक बनता है। बलबन का मकबरा दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण स्वयं किसने करवाया? बलबन ने ही करवाया था। केकुबाद गुलाम वंश का अंतिम शासक था। क्यूमर्स, जिन्होंने 3 महीने के कार्यकाल के लिए शासन किया, अंतिम गुलाम सुल्तान था। याद रखना है, ये आखिरी गुलाम सुल्तान था और ये अंतिम गुलाम सुल्तान था। उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी ने मार दिया और खिलजी वंश की स्थापना की। याद रखना है, जो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, ये केकुबाद को मारकर एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसको बोला जाता है खिलजी वंश। दोस्तों कल हम डिटेल में खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। आज तक बस इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो अगर आपको पसंद आया, आपको लगा है कि हमने थोड़ी सी मेहनत की है, ये आपके कुछ काम आ सकता है, तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।